हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई सौमेन झा में। जी हां बच्चों, हम आ गए हैं आपके लिए लेकर क्वेश्चन पूछो व्हाट्सएप पर सीरीज। आज होने वाली है स्लॉट 1 की वीडियो, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछा है आयुष, प्रियंका, सीमा, रवि और महेश ने, जो कि हैं क्लास 10th से। तो 10th वाले बच्चों के लिए आज की वीडियो आने वाली है। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जब हम सबको प्रिपेयर होना पड़ता है फाइनल एग्जाम्स के लिए। फाइनल एग्जाम का प्रेशर एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, जहां कि डाउट्स का अंबार होता है हमारे आपके पास, और हम ये चाहते हैं कि हर एक डाउट हमारा क्लियर हो जाए एग्जाम में बैठने से पहले, एग्जाम को जाने से पहले। तो गाइस, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, जहां हम करेंगे हम आयुष, प्रियंका, सीमा और रवि और के साथ महेश के डाउट्स क्लियर। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। इंतजार रहेगा मुझे बाकी और भी क्वेश्चंस के, तो भाई भेजना ना भूलें। चलिए बात कर लेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो भेजा है हमें आयुष जी ने, वो ये है कि व्हाई डिड गांधी जी, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे, व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर्ड नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। ठीक है, देखो समझो, एक तरीके से पहले ये समझो कि गांधी जी, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, आप सबको पता है कि आफ्टर हिज बैरिस्ट्री, जब वो बैरिस्ट्री पास करके आए कहाँ से, इंग्लैंड से। सो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या देखा कि देयर इज अ रेसिज्म गोइंग ऑन। साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है, रेसिज्म चल रहा है, जहाँ पे जो ब्लैक्स हैं उनको क्या माना जाता है, इन्फीरियर। ठीक है ना, इन्फीरियर माना जाता है इन कंपैरिजन टू वाइट्स। तो एग्जैक्टली ये जो सत्याग्रह टर्म है ना, सत्याग्रह, इसको उन्होंने लॉन्च वहीं किया था, और 7 साल, याद रखना 7 ईयर्स वहाँ वो रहे। रहने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको सक्सेसफुली वहाँ एग्जीक्यूट भी किया, और उसको फिर फ्यूचर में नेल्सन मंडेला ने कैरी फॉरवर्ड भी किया। तो ये एक यादें थी, जिस याद को लेकर के 1915 में वो इंडिया वापस आ गए। ठीक है, इंडिया आए। इंडिया आने के बाद उन्होंने बच्चों क्या देखा कि हु इज़ वर्किंग, उन्होंने ऑब्जर्व किया, 1 साल पूरा घूम करके ऑब्जर्व किया दैट हु इज़ वर्किंग फॉर ब्रिटिश, ब्रिटिश के लिए कौन वर्क कर रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि इंडियंस आर ओनली वर्किंग। ठीक है ना, उन्होंने क्या पाया कि जो इंडियंस है ना, दे आर ओनली वर्किंग, दे आर ओनली वर्किंग फॉर देम। ठीक है, फॉर देम का मतलब यहाँ ब्रिटिश के लिए। तो उन्होंने ये देखा कि व्हेन वी आर अटैकिंग, यानी कि जब हम अटैक करेंगे, जब हम वायलेंस करेंगे, ठीक है ना, तो हम बेसिकली डैमेज किसको करेंगे, तो हम डैमेज करेंगे उस सिपाही को, जो सिपाही कौन है, इंडियन है। बात समझिए, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जब आप किसी पे अटैक करोगे ये समझ के कि हम ब्रिटिश पे अटैक कर रहे हैं, तो आप मेनली अटैक किस पे, सिपाही पे करोगे, सिपाहियों पे। सिपाही कौन है, इंडियन है। क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, बेसिकली ऑफिसर्स जिनको हम बोल रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये तो बहुत कम है नंबर में। सो बेसिकली वी विल फर्स्ट फाइट विद द सिपाही, एंड दिस सिपाही बिलोंग्स टू इंडिया। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गोइंग टू किल इंडियन, मतलब एक भारतीय दूसरे भारतीय को ना मारे। मेरी बात को समझ रहे हो, ये दूसरा भारतीय कौन है, ये वो भारतीय है जो कि ब्रिटिश का साथ दे रहा है, मतलब ब्रिटिश के साथ खड़ा है, लेकिन है तो इंडियन ही। ये कॉन्सेप्ट था बच्चों महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस का, और इसीलिए कहा गया है इसे सुप्रीम धर्मा, क्योंकि यहाँ मानवता है। यहाँ किसकी बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। बात समझ गए आप? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी। देखो लोगों ने कैसे इसको किया, तो एग्जैक्टली इस बात को आप समझिए कि 1916 चंपारण, याद रख लो, चंपारण सत्याग्रह के साथ शुरुआत हुई थी भारत में किस चीज़ की, तो सत्याग्रह मूवमेंट की। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था भारत के अंदर, इसकी शुरुआत हुई चंपारण सत्याग्रह 1916 में, और ये कहाँ हुआ था, तो ये पीजेंट्स प्लांटेशंस के लिए हुआ था। ठीक है ना, प्लांटेशन फार्म्स में काम करने वाले जितने भी लेबर्स थे, बेसिकली ब्रिटिश उनको एज अ बाउंडेड लेबर काम करवाते थे, तो उनके लिए हुआ था। फिर बात करूं 1917 की, तो ये हुआ था खेड़ा में। ठीक है ना, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है, और गुजरात का ये जो जगह था बच्चों खेड़ा, यहाँ पे किसके लिए हुआ था, तो पीजेंट्स के लिए हुआ था। और बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लैंड रेवेन्यू की चर्चा की थी, मतलब लोअर लैंड रेवेन्यू, ये हुआ क्यों था, तो हाई लैंड रेवेन्यू से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। फिर 1918 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अहमदाबाद के अंदर ये सत्याग्रह किया था, किसके लिए, तो कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये सब बात आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए किया था, क्यों किया था, तो उनके लो पेमेंट के लिए, साथ ही साथ उनका जो था ना लो पेमेंट के अलावा जो उनके हाई टाइम आवर्स थे उनके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उनका जो जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो ये वो मसले थे जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट किया था। अब आप गौर करने की बात क्या है, यहाँ पे इतना जो समझाया मैंने कि ये सारा जो आप देख रहे हो ना, दीज ऑल आर द कॉमन पब्लिक डिमांड्स। क्या है ये, कॉमन पब्लिक डिमांड्स है, और ये ही वो रीज़न है कि मतलब यू कैन से ओवरवेलिंगली, है ना, बहुत बड़े तादाद में बड़े मात्रा में लोगों ने उनको सपोर्ट किया। सो यस, दोज हु बिलीव इन गांधीयन फिलॉसफी, दे सपोर्टेड महात्मा गांधी इन ऑल हिज सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, बिकॉज ही always tried to opt the public demands. He always tried to raise those issues which is common and which is for every public present in the country. ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके सामने। Why was गांधीयन सत्याग्रह कंसीडर्ड एज अ नॉबल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली हम लोगों ने पहले ही दे दिया आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ। नॉबल वे, देखो नॉबल वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉबल को आप एक तरीके से बोल सकते हो, हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, पवित्र बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो जब आप पवित्रता की बात करते हो तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जब आप पवित्रता की बात करते हैं तो सबसे पहली तो बात क्या है कि सत्याग्रह, इसका आप लिटरल मीनिंग समझे तो ये हिंदी के दो शब्द हैं, एक है सत्य, दूसरा है ना आग्रह। अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालेंगे तो क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि फर्स्ट वी need to opt the way of truth in our life. ठीक है, in our life, if we want to change, ठीक है ना, if we want to change others, मतलब भैया दूसरे को सुधारने से पहले खुद तो सुधर जाओ। ये कॉन्सेप्ट था किसका, गांधी जी का, सत्याग्रह के अकॉर्डिंग। तो सत्य के लिए आग्रह, मतलब लोगों को कहा, भारतीयों को कहा महात्मा गांधी ने कि अपने जीवन में सत्यता को अपनाओ। और इसको किसके थ्रू, तो इसको हम लोग अपनाएंगे नॉन वायलेंस के थ्रू, क्योंकि हम अहिंसा के मार्ग पे चल के, मार काट झगड़े के मार्ग पे चल के हम नहीं सत्य को अपना सकते हैं और ना ही किसी का सम्मान कर सकते हैं।
तो भैया पहला तो इसका जो मतलब है, अर्थ है, वही अपने आप में एक नोबल पॉइंट हो गया। दूसरा, जब नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने जो दूसरी बात की वो थी ह्यूमैनिटी, की मानवता, कि भैया राइट टू लाइफ के तहत हर मानव को जीने का अधिकार है, तो आप उसे बदलने का प्रयास कीजिए, ना कि उसे मारने का और उसके साथ वायलेंस करने का, यानी कि मानवता का मार्ग दिया उन्होंने अपने सत्याग्रह के नॉन वायलेंस के थ्रू। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो यहां उन्होंने हर वर्ग की, यानी कि ही टॉक अबाउट एवरी क्लास, है ना, ही टॉक अबाउट एवरी क्लास। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एवरी क्लास का मतलब क्या है? देखो, आपको पहले ही मैंने बताया कि सत्याग्रह में उन्होंने पहले जो प्लांटेशन लेबर्स हैं, है ना, लेबर्स, उन लेबर्स की भी बात की। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फार्मर्स की भी बातचीत की। फिर उसके बाद आगे आपको चैप्टर में मिलेगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कि वो बिजनेसमैन्स की भी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स की भी बात की है, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए भी प्रोटेस्ट किया। तो कुल मिला के ही टॉक अबाउट ऑल द क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज नाउ वन मोर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हरिजन वर्ड यूज किया था, किसके लिए? दलित्स के लिए, और इसके थ्रू उन्होंने भारत के बैकवर्डों को भी अधिकार दिलाने के का काम किया है। सो point number 3 is he talk about every class to make India equal for all, like equality की बात है यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे जो इस क्वेश्चन नंबर 3 को डिफाइन करेंगे मेरे हिसाब से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आ गया है इकोनॉमिक्स से कि भैया वाई इनफॉर्मल लोन्स आर पेनफुल। चलिए पहले तो आप ये समझिए कि फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल लोन क्या होता है, और बच्चों इनफॉर्मल लोन क्या होता है। पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको दोनों, जब आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो, बात अगर करेंगे हम फॉर्मल की, तो फॉर्मल का मतलब होता है कि when loans come through any banking or financial institution, याद रख लो इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब लोन जो है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आएगा तो वो फॉर्मल होगा। सिंपल भाषा में कहे तो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये लोग आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आरओआई का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ना वो लो होगा, और लो का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अफोर्डेबल होगा बच्चों। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है कि गरीब से गरीब भी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिस पे वो लोन ले रहा है वो पे कर पाएगा। चौथी बात क्या है, बैंक जो होते हैं ना, बैंक दे यूज टू प्रोवाइड यू लोन, दे यूज टू प्रोवाइड यू लोन on the basis of मेनली योर इनकम, ठीक है ना। मेनली क्या है बाबू, आपके इनकम पे ये बेस्ड होके देंगे। तो इससे क्या होता है कि बैंक ये समझता है कि आप इतनी इनकम कर रहे हो तो आप इजीली रीपेमेंट कर सकते हो। बात को मेरी समझ पा रहे हो आप? तो ये सारी चीजें हैं फॉर्मल के अंदर। अब इनफॉर्मल की बात करूं तो देखो, व्हेन लोन, यहां पे क्या होगा कि लोन्स जो होंगे ना लोन्स कम्स थ्रू प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट मनी लेंडर। याद रख लो, प्राइवेट कौन? तो मनी लेंडर्स, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, रिलेटिव्स क्या आ जाएंगे, फैमिली मेंबर भी यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपका फ्रेंड भी आ सकता है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल के अंदर देयर इज़ अ वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाती है कि कौन आपको लोन दे रहा है, इसकी कोई फिक्सेशन नहीं होती।
दूसरी बात जो है ना कि दे आर नॉट रेगुलेटेड बाई एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ठीक है ना, तो याद रख लो, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाई एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। समझ रहे हो बात को मेरी? तो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से जब रेगुलेटेड नहीं है तो ये इनकी मर्जी होगी। वो कहावत है ना कि भैया जिसकी लाठी उसका भैंस, तो इनकी मर्जी होगी। तीसरा, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दूसरी बात है कि ये हमेशा क्या होगा, चेंज होता है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन। मतलब आपसे रिलेशन बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आपको लो कॉस्ट पे लो ब्याज पे पैसा मिल जाए, लेकिन जिसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या जो कॉमन फ्रेंड मतलब कॉमन एक पैसा लेने वाला है तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि बाबू बैंक जो होगा ना, पांचवी बात आप यहां लिख सकते हो कि बैंक्स गिव यू टाइम फ्रेम, एक टेन्योर होगा, टाइम फ्रेम होगा पैसा वापस करने का। साथ ही साथ इन केस अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो बैंक विल सपोर्ट यू। लेकिन बाबू यहां जो है ना इनफॉर्मल में क्या है, पेमेंट मतलब रीपेमेंट की बात यहां हो रही है। रीपेमेंट जो है इट इज 100%, है ना, इट इज 100% बेस्ड ऑन कौन, जो पैसा दे रहा है, यानी कि जो मनी लेंडर है, ठीक है, मनी लेंडर है, उस मनी लेंडर के विश पे होगा। मे पॉसिबल कि वो आपको आज पेमेंट किया और एक सप्ताह बाद आपसे पेमेंट मांगने लगे, मे पॉसिबल, है ना। दूसरी बात कि इन केस अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो दे विल नॉट सपोर्ट यू, दे विल ट्राई टू सीज योर प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ फेलियर आपके लिए इनफॉर्मल जो सेक्टर है लोन का बहुत ज़्यादा पैनिकफुल हो जाता है। तो ये एक आपका मोटा मोटा दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया और क्यों इनफॉर्मल पेनफुल है ये भी समझा दिया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक आ गया वाई कंट्रीज सीक फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से कि भैया क्यों कंट्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि फॉरेन, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये मे भी मुझे लगता है प्रियंका ने पूछा है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या है इसका मतलब, दिमाग में छाप लो बच्चों कि इन्वेस्टमेंट वर्ड जब भी यूज होती है तो इसका सीधा लिंक कैपिटल से होता है। और कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब मनी होता है, यानी कि पैसा होता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा जब आप कहो कि ऐसा मान लो कि कोई एक कंपनी ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं सपोज करो कि मैकडॉनल्ड्स ले लेते हैं, ठीक है ना, तो डॉनल्ड्स कर लेते हैं। तो देखो मैकडॉनल्ड्स एक क्या है, यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, बेस्ड कंपनी है। अब जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया के अंदर आएगा तो क्या होगा कि यूएसए से, समझियो बस बात को, कि वो इंडिया से नहीं, वो यूएस से मान के चलो कि थाउजेंड है ना, एक सेकेंड थोड़ा ज़्यादा वैल्यू हो गया ये, आई बिलीव, वेट अ मिनट, ओहो हो पूरा डिलीट कर दिया, सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। चलिए तो मैं आपको बता रहा था कि फॉरेन हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या था कि इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब था यहाँ पे मैंने लिखा था मनी, ठीक है। चलिए अब बच्चों समझो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया था मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है। तो देखो मैकडॉनल्ड्स जब एक क्या है ये कि यूएस की कंपनी है, और जब ये यूएस की कंपनी इंडिया आएगी तो सपोज कीजिए कि ये 100 करोड़ यूएस डॉलर लेके इंडिया आई। 100 करोड़ यूएस डॉलर का मतलब कितना हो गया आज के डेट में, 75 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7500
करोड़, यानी कि 7,500 करोड़ रुपए ये कहां से लेके आ रहा है? तो ये यूएस से लेके आ रहा है बच्चों। समझो इस बात को कि अमेरिका से इतना पैसा लेकर के मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, कहां आ रहा है? तो इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया के अंदर क्या बढ़ा? इंडिया के अंदर लिक्विडिटी, समझिए एक टर्म आएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि कैश का फ्लो, जो पैसा आएगा ये पैसा कैश फ्लो के तौर पे इंडिया के मार्केट में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैकडॉनल्ड्स पैसा जब लाएगा तो इंडिया के अंदर पहले वो क्या करेगा? लैंड परचेज करेगा। तो ये लैंड परचेज के समय पैसा कहाँ? भारत में यूज हुआ। उसके बाद वो फर्नीचर वगैरह लगाना शुरू करेगा, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन करेगा। ये कंस्ट्रक्शन में खर्च जब हुआ तो ये पैसा कहाँ आया? इंडिया के मार्केट में आया। बिकॉज लेबर को पेमेंट करेगा तो लेबर कहाँ का? इंडिया का। किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ का? इंडिया का। तो इंडिया के मार्केट में पैसा आया। उसके बाद जब वो रॉ मटेरियल्स लेगा अपने सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल परचेस कहाँ से करेगा? इंडिया में करेगा। तो पैसा कहाँ आया? इंडिया में आया, इंडिया के मार्केट में। तो कुल मिला के बच्चों समझ लो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टाइम विदेश का पैसा देश के अंदर आता है और देश के अंदर जो ऑलरेडी पैसा है उसमें वो इंक्रीज करता है, जिससे कि नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होते हैं और कैश की लिक्विडिटी जो है सो बढ़ जाती है। तो ये बेनिफिट है किस चीज का? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देश में आने से। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन भेजा है हमारी स्टूडेंट ने, जिसमें उन्होंने पूछा है कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। चलो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे किल ना करते हुए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? देखो पहली बात तो ये दिमाग में छाप लो कि दोनों में वर्ड हुआ है यूज फॉरेन। तो फॉरेन का मतलब क्या हो जाएगा? आउटसाइड फ्रॉम कंट्री, ठीक है ना। मतलब देश के बाहर की बात हो रही है, ये तो पक्की बात हो गई, क्लियर हो गई। दोनों सीक्वेंस में, दोनों केसेस में आउटसाइड फ्रॉम कंट्री है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर बात हो गई, पक्की बात हो गई। चलिए अब अगर मैं बच्चों बात करता हूं कि फॉरेन ट्रेड क्या है, तो देखो बात ही हो रही है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होती है? व्यापार। और व्यापार वर्ड का मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ, समझो एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा या सीधे गुड्स से रिलेटेड यहां काम होगा। मतलब देखो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था एमजी का। एमजी मॉरिस गराजेस एक कार कंपनी है और वो इंडिया में अपनी हेक्टर के नाम से और एस्टोर के नाम से गाड़ियां बनाती हैं, गाड़ियां अभी बेच रही है। देखो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एमजी इन कारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं करता। वो क्या करता है कि आई बिलीव कि एमजी एक यूके की कंपनी है, यूके या फिर यूएस कोई की होगी। तो अपने उन्हीं कंट्री जहां भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वहां से वो सीधे कार बना बनाया हुआ, समझो बना बनाया हुआ गाड़ी लेके इंडिया में आते हैं और इंडिया में गाड़ी डायरेक्ट सेल करते हैं। ये हो गया फॉरेन ट्रेड कि बाहर से सामान बना बनाया तैयार होके आया और किसी देश के अंदर सामान बिक गया। ये हो गया फॉरेन ट्रेड। दूसरा होता है बाबू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टर्म जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये डायरेक्ट रिलेटेड होती है मनी के साथ, यानी कि पैसे के साथ। अब यहाँ क्या होगा कि कोई भी जो फॉरेनर है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको यूएस के दिया, मैकडोनल्ड का दिया, तो मैकडोनल्ड यहाँ पे अपने बर्गर्स है ना, डोनल्ड्स अपना बर्गर अपना पिज्ज़ा अमेरिका से बना के नहीं ला रहा है। वो क्या किया था कि वो 7500 करोड़ का पैसा लेके सिर्फ आया था, पैसा लेके इंडिया आया था और ये पैसा लगा करके उसने मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में शुरुआत करी। उसकी कहाँ स्टार्ट करी? इंडिया के अंदर शुरुआत करी और इंडिया से सामान, मतलब आप बोल सकते हो कि मैकडोनल्ड का
7500 करोड़ के बाद वो जो बर्गर आप खा रहे हैं वो मेड इन इंडिया बर्गर खा रहे हैं। समझो, कंपनी चाहे भले ही फॉरेनर हो, लेकिन वो प्रोडक्ट, वो बर्गर क्या होगी, मेड इन इंडिया बर्गर होगी, क्योंकि वो भारत में बना है। ये होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंपनी के अंदर पैसा लगाया जाता है और देश के अंदर ही प्रोडक्शन की जाती है। दूसरा हो गया फॉरेन ट्रेड, जहां बाहर से सामान ला करके केवल सामान बेचा जाता है। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का इस स्लॉट का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए, FDI, इसका पहले तो फुल फॉर्म आप जान लो, ये होती है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब समझो कि इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों की होगी। इन्वेस्टमेंट होगी बच्चों मनी की, यानी कि पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसको हम लोग कैपिटल भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी की भी आजकल इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपके पास वो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं हो, तो जो देश या जो कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है विदेश का, फॉरेन का, वो अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ साझा करेगा, शेयर करेगा। तो मनी या कैपिटल की शेयरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो सकती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो मार्केट, याद कर लो, मार्केट की शेयरिंग भी होती है, मार्केट का भी बंटवारा किया जाता है, शेयर किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्किंग स्टाइल, ठीक है, एक इंटरनेशनली काम करने जैसा वर्किंग स्टाइल की भी शेयरिंग की जाती है। इन सभी चीज़ों की जब शेयरिंग किसी फॉरेनर के द्वारा होगी, किसी के द्वारा, फॉरेनर के द्वारा होगी, मतलब आउटसाइडर होगी, आउटसाइडर्स जो होंगे ना, वो जब करेंगे कंट्री के अंदर, तो हम लोग इसी को बोलेंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड का मतलब समझिए। डायरेक्ट वर्ड का मतलब ये है कि व्हेन अ फॉरेन कंपनी, व्हेन अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, व्हेन अ फॉरेन कंपनी directly comes in the market, come in the market to establish a new thing, ठीक है, to establish a new thing या a new production, this will be called the direct। तो भैया सिंपल भाषा में बात समझ गए कि एक विदेश का व्यापारी पैसा लेकर के सीधे आएगा और भारत के बाजार में अपना प्रोडक्शन लगाएगा और व्यापार करना शुरू करेगा, मैन्युफैक्चर करके। वी विल कॉल इट FDI। होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है, स्लॉट 1 की। हाँ, अगर कुछ बच्चों का क्वेश्चन आज आया तो हम स्लॉट 2 भी आज के लिए लेके आएंगे। गाइस, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और व्हाट्सएप सबके लिए ओपन है। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 9534584849, ये नंबर है हमारा, है ना। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन अपना भेज सकते हो, और आपको इसी तरीके से आंसर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन्ड मिलते रहेंगे। धमाल मचाएंगे, कमाल करेंगे और जम के बवाल करेंगे। एग्जाम में फुल 2 मार्क्स के लिए गारंटी है झाजी की। तो भैया जुड़ जाइए और देखते रहिए, और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए वीडियो को ऑफ करना। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे रात के लाइव सेशन में।